हेलो एवरीवन, मैं ममता गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 18 सितंबर 2016 को। और इस पेपर के हमने कई सारे पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर की लिंक मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करके इस पेपर की जितनी भी पार्ट कराएं वो भी देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने 2022, 2023 और 2021, 2019 के सभी पेपर करा चुकी हूँ, उनको भी आप देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्ले लिस्ट लगी हैं एनसीईआरटी की हैं, और ये सभी मैंने पढ़ाई हैं। और एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो आप पहले किसी भी चैप्टर की थ्योरी देख सकते हैं, है ना। और उसके बाद उसके एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में एमसीक्यू देख लेना। तो मैंने दोनों प्लेलिस्ट अलग अलग बनाई हुई है, थ्योरी वाली प्लेलिस्ट अलग है, एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट अलग है। तो आप प्लीज़ उनको जाकर देख सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और सीटेट क्लियर करने में बहुत आपको आसानी होगी। तो प्लीज़ मेरे कहने से एक बार जाकर सारी प्ले लिस्टों को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। देखो, क्वेश्चन नंबर 80 तक हमने कर लिया था, तो हम 81 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, ऋग्वेद में ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। दूसरा है बी, इसकी रचना प्रकृति में की गई थी, यानी कि प्रकृति भाषा में की गई थी। ठीक है। 80 है, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फोर्थ, कि सी सही है, ए और बी गलत है। अब देखियो, 3500 वर्ष पहले नहीं की गई थी इसकी रचना। ठीक है, इसकी रचना कब की गई थी? लगभग 1500 वर्ष पहले की गई थी। और इसमें जो प्रार्थनाएं हैं वो 1028 है। ठीक है, 1000 से अधिक है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। और ये जो लिखा गया है ऋग्वेद, ये आपकी संस्कृत भाषा में लिखा गया है, वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, ना कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और ये आया है आपका 6 क्लास की एनसीईआरटी से, 6 क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 4 से आया है। देखो, हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आया है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आया। मैं एक एक क्वेश्चन का आपको प्रूफ दूंगी कौन सी बुक से आया, कौन से चैप्टर से आया है। तो आप 6th, 7th और 8th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से कर लीजिए। और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से सारी चीजों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, मानकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। ठीक है, जितना ऊंचा एवरेस्ट पर्वत है ना, उससे भी ऊंचा है ये मानकी पर्वत। ठीक है, यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है? निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है? अब देखते हैं किसमें स्थित है। पहला है अटलांटिक महासागर, दूसरा है हिंद, देखो हिंद महासागर है, ये गलती से हिंदू महासागर लिख दिया गया है, हिंद महासागर। तीसरा है प्रशांत महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, प्रशांत महासागर। और आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ा महासागर में सबसे बड़ा हवाई द्वीप है, यानी कि सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक है, मानकी पर्वत। ठीक है, और मेरियाना जो गर्त है वो सबसे ज्यादा गहरा गड्ढा किसमें है? वो भी प्रशांत महासागर में ही है। ठीक है, मेरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। और ये जो चीजें हैं ये कॉलम में दी हुई है, 6 की एनसीईआरटी में है ज्योग्राफी में, या फिर 7th क्लास की ज्योग्राफी में दे रखी है। ठीक है, कॉलम ऐसे बना होता है ना एनसीईआरटी बुक का, इस तरह से होती है ना। तो आप पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और इस तरह से जो कॉलम होते हैं वो एक भी मत छोड़ना, उनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। पहला है वैदिक कर्मकांड, दूसरा है जैन धर्म की शिक्षाएं, तीसरा है शिक्षक के मध्य बातचीत, चौथा है बौद्ध धर्म के नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। और ज्यादातर बच्चे इसको जानते होंगे कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, और जिसमें से एक विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और धम्म पिटक है। ठीक है, तो ये आया है आपका 6 क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 6 है। और इसमें बौद्ध धर्म के बारे में दे रखा है, इसी में ही जैन धर्म के बारे में दे रखा है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वहां से इनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, पटवारियों या लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? पटवारी या लेखपाल की देखभाल कौन करता है? देखो, ये आया है आपका 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में से, चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर का नाम होगा आपका गांव का प्रशासन। ठीक है, तो पटवारी का क्या काम होता है? पहले पटवारी का काम सुन लीजिए। पटवारी का काम होता है किसी भी गांव की जो जमीन होती है उसका लेखा जोखा किसके पास होता है? पटवारी के पास होता है। ठीक है,
पटवारी को पता होता है कि किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है, किस व्यक्ति के नाम से है, सारा कुछ वगैरह किसके पास होता है, पटवारी के पास होता है। इसको हम लेखपाल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कार्य की जांच कौन करता है कि पटवारी ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जांच करते हैं तहसीलदार, है ना। तहसीलदार, पटवारी, हर गांव का एक अलग पटवारी होता है और एक तहसील में लगभग 100 के लगभग गांव होते हैं। एक तहसील में कितने गांव होते हैं, लगभग 100 गांव होते हैं, है ना। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 100 से अधिक भी गांव हो सकते हैं, 100 से कम भी गांव भी हो सकते हैं। तो एक तहसील में, यानी कि जो एक शहर होता है उसमें एक कोर्ट होती है। ठीक है, उस कोर्ट में एक तहसीलदार होता है ना। उस कोर्ट में क्या होता है, एक तहसीलदार होता है और उस तहसील के अंदर लगभग 100-150 गांव आते हैं, या कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, और हर गांव का एक अलग पटवारी होता है। पटवारी क्या करता है, गांव की में जितनी भी जमीन होती है सबका ब्यौरा रखता है कि किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है, किस व्यक्ति का कौन सा खेत नंबर है, कौन सी खेत संख्या है। ठीक है, किस व्यक्ति के खेतों में कौन सी फसल है, ये सारी चीजों का ब्यौरा किसके पास होता है, पटवारी के पास होता है। ठीक है, और इनके काम की जांच कौन करता है, तहसीलदार करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। महापाषाणों के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है, ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। दूसरा है, ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। तीसरा है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। चौथा है, इनका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। तो इसका जो सही आंसर है वो यही है, और ये आया है आपका 6 क्लास की एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 2 से। इसमें पूरा दिया हुआ है, पाषाणकाल, पूरा पाषाणकाल, महापाषाणकाल, सब कुछ दिया हुआ है, और इसके बारे में डिटेल में आप वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है। देखो, जब भूकंप आता है तो 3 प्रकार की तरंगे काम करती हैं। ठीक है, अब इनमें से हमें देखना है कि कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है। पहला है अनुदैर्घ्य तरंगे, दूसरा है पृष्ठीय तरंगे, तीसरा है पोताश्रय तरंगे, और चौथा है अनुप्रस्थ तरंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, पोताश्रय तरंगे। और ये जो तरंगे हैं ये कब उत्पन्न होती हैं, जब सुनामी आती है। ठीक है, क्योंकि जब सुनामी आती है तो जो पोताश्रय हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इन तरंगों का क्या नाम रखा गया है, पोताश्रय तरंगे रखा गया है। बाकी ये जो तीनों तरंगे हैं, जब भूकंप आता है तब ये तरंगे उत्पन्न होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे, पृष्ठीय तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पहले भी 1-2 प्रैक्टिस सेट में मैंने करा दिया है, तो ये रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 87, एडुसेट से क्या अभिप्राय है। पहला है, सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह। दूसरा है, रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। तीसरा है, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाया जाता है। और चौथा है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो इसका जो 87 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। ठीक है, का नाम क्या है, एडुसेट। ये आया है आपका 6 क्लास की एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 1 या 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी इस तरह से एक कॉलम दे रखा है और कॉलम में ही इसकी जानकारी दे रखी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित परिमंडलों में से मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। पहला है आपका जलमंडल, दूसरा है आपका जीव मंडल, तीसरा है आपका स्थल मंडल, और चौथा है आपका वायुमंडल। देखिए, जीव के लिए, किसी भी जीव के लिए तीनों मंडलों का होना जरूरी है। भाई, जीवन के लिए चाहे मनुष्य हैं या जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं, उनको वायु भी चाहिए, उनको पानी भी चाहिए, यानी कि जलमंडल भी चाहिए, उनको पानी भी चाहिए, है ना, और उनको वायु भी चाहिए, यानी कि हवा भी चाहिए। सांस लेंगे ना, जो भी जीव है वो सांस लेगा, है। तो चाहे कोई सी भी गैस सांस में ले रहा है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, मनुष्य ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो अलग जो भी व्यक्ति, जो भी जीव, जो जिस भी गैस को सांस द्वारा ले रहा है,
तो उसको वायु की भी जरूरत है। अब देखिए रहने के लिए स्थल की भी जरूरत है, पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, सबको स्थल की भी जरूरत होती है ना। और ये तीनों जहां मिलते हैं, ये तीनों जहां पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीव मंडल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। जीव मंडल का मतलब है जहां पर जीव रह रहे हैं, जहां पर जीव पाए जाते हैं। और जीव कहाँ पाए जाएंगे, जहां पर ये तीनों मंडल होंगे। और ये तीनों मंडल कहाँ पाए जाते हैं, जीव मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। भारत का दक्कन का पठार जो बेसाल्ट सैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। जो बेसाल्ट सैलों से बना है, देखिए जो हमारा दक्कन है, दक्कन यानी दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत आपका इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से है ना, और इस तरह से आपका गुजरात है, और गुजरात के बाद आपका राजस्थान है, और राजस्थान के बाद आपके जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ऊपर की तरफ फिर इधर आपका पूर्वोत्तर भारत है। इस तरह से है, कुछ कुछ इस तरह से है। ठीक है, प्रॉपर नहीं बन पाता है मेरे से, ड्राइंग अच्छी नहीं है। अब देखिए ये यहाँ से गुजरात के बाद से ही ये क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका दक्षिण भारत स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इतना एरिया जो है, अब ये त्रिकोण दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, दक्षिण भारत। ठीक है, अब दक्षिण भारत जो है वो किससे बना है, बेसाल्ट सैलों से बना है। बेसाल्ट सैलों का मतलब है यहाँ ज्वालामुखी कभी उद्गार हुआ होगा और वो ज्वालामुखी ठंडा हो गया है, तो और वो जो बेसाल्ट है वो जम गया है ना, और इसलिए इसको दक्कन का पठार बोला गया है। क्योंकि जहां भी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं वहां पठार के रूप में बन जाते हैं। आपने ज्वालामुखी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ज्वालामुखी जब पृथ्वी से निकलते हैं, इस तरह से पृथ्वी से निकल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो एक पहाड़ के रूप में निकलते रहते हैं। मतलब जब लावा निकलता ही रहेगा, एक जगह निकलता ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ढेर लग जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पठार बन जाएगा। जब वो ज्वालामुखी 100 साल में जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, तो वो किसका रूप धारण कर लेगा, पठार का रूप धारण कर लेगा। और हमारा जो दक्कन का पठार है, यानी कि हमारा जो दक्षिण भारत है, वो किससे बना है, बेसाल्ट सैलों से बना है, इसलिए वो पठार है। और इसलिए वहां पर पानी की कमी है, क्योंकि वहां पर नलकूपों द्वारा पानी नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि जगह जगह पठार है। अब पठार में तो आप ड्रिल नहीं कर सकते हो ना, मिट्टी में ही तो ड्रिल कर सकते हो, जबकि उत्तर भारत हमारा मिट्टी से बना हुआ है ना, सॉफ्ट सेल है, मिट्टी की सेल बनी, सॉफ्ट सेलों से बना है। जबकि जो हमारा दक्षिण भारत है वो कठोर सेलों से बना है, यानी कि बेसाल्ट से बना है। अब देखो बेसाल्ट किसका उदाहरण है, निम्नलिखित में से सेलों की किस श्रेणी में आता है। पहला है बाह्य भेदी अग्नीय सेल, दूसरा है अपसादी सेल, तीसरा है अंतर्भेदी अग्नीय सेल, चौथा है आपका कार्यांतरित सेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला बाह्य भेदी अग्नीय सेल। बाह्य भेदी अग्नीय सेल का मतलब है जब, जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सतह है, अब यहाँ से लावा निकल रहा है, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, तो जब ज्वालामुखी निकलकर पृथ्वी की सतह पर ठंडा होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाह्य भेदी अग्नीय सेल। ठीक है, जब बाहर हो रहा है ठंडा निकल के, तो ये कौन सा हो जाएगा, बाह्य भेदी हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि ज्वालामुखी उद्गार तो होते हैं, लेकिन वो जो ज्वालामुखी है वो लावा पृथ्वी की सतह से बाहर नहीं निकल पाता है। वो जैसे लावा यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ तक पहुंचा, लेकिन इसकी सतह तक नहीं पहुंचा, यही ठंडा हो गया। ठीक है, यही फैल गया, सतह तक पहुंच ही नहीं पाया, उससे पहले ही निकलने, मतलब उससे पहले ही फैल गया, उसका वेग कम था, तो लावा पृथ्वी की सतह के नीचे ही ठंडा हो गया, तो वो क्या होता है, अंतर्भेदी अग्नीय सेल होता है। ठीक है, और ग्रेनाइट जो है वो अंतर्भेदी सेल का उदाहरण है, और बाह्य भेदी अगर सेल का उदाहरण आप देखें तो वो आपका संगमरमर है। नेक्स्ट देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। एक मिनट, देखो ये वाला जो क्वेश्चन आया था मैंने शायद नहीं बताया है, 87 वाला, 89 वाला, यह आया था आपका 7th क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। उसमें बहुत विस्तार से जो आपका ज्वालामुखी उद्गार है वो बताया गया है, भूकंप भी बताया गया है इसी चैप्टर में, कि भूकंप किस तरह से आते हैं, सुनामी किस तरह से आती है, इसी चैप्टर में बताया गया है। निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्राचुरता पाई जाती है। खनिज कहाँ, सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं, पहला है मैदान, दूसरा है घाटी, तीसरा है पर्वत, और चौथा है पठार। तो सबसे ज्यादा जो खनिज पाए जाते हैं वो पठार में पाए जाते हैं, क्योंकि जो पठार बनते हैं वो किसके वजह से बनते हैं, कहीं ना कहीं लावा ठंडा होने की वजह से बनते हैं। और जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वो सारे खनिज क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और पठार का रूप
कुछ दिन बाद वो पठार का रूप ले लेते हैं। और जब पठार पुराने हो जाते हैं तो उनमें किसके निक्षेप पाए जाते हैं? उनमें खनिजों के निक्षेप पाए जाते हैं। और हमारे देश में सबसे ज्यादा जो धनी है पठार, वो कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार है जो झारखंड में है। उसमें लगभग लगभग सभी खनिज हमारे छोटा नागपुर के पठार में पाए जाते हैं, चाहे फिर वो कोयला हो, लोहा हो, ठीक है, आपका जो भी खनिज होते हैं, एल्युमिनियम है, सब कुछ उसमें पाया जाता है। और बहुत धनी है वो सारी खनिजों के हिसाब से। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। आगे हम कोई और मॉडल पेपर में से सीटेट का प्रीवियस पेपर लेकर आएंगे, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको पता रहे कि नेक्स्ट कौन सा पेपर मैं अपलोड कर रही हूँ। और मैं करेक्ट सुबह के 9 बजे एक वीडियो अपलोड करती हूँ सीटेट के प्रीवियस पेपर की, तो आप उसको देखना ना भूलिएगा प्लीज। और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। कुछ कमी है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसको सुधारूँ और आगे आपको और अच्छा कंटेंट दे सकूं। और अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना प्लीज। मेरी वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।